हेलो एवरीवन, इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें के आज के वीडियो में मैं ले रही हूँ कुछ हल्के फुल्के सेंटेंस जो छोटे बच्चों को सिखाए जाते हैं और ये सेंटेंस जो हैं वो आपको इंग्लिश बोलने में भी मदद करेंगे। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ पे जो मैं सेंटेंस ले रही हूँ वो छोटे बच्चों के हिसाब से हैं, लेकिन ये आपके लिए भी उतने ही ज़रूरी हैं। तो इंग्लिश रीडिंग अगर आपको सीखनी है तो इंग्लिश से संबंधित बाकी शब्द जो हैं किसका कहाँ पर किस तरह से प्रयोग होना है उस चीज़ की भी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे दिस और दैट। दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वह। दिस का यूज पास की चीज़ के लिए किया जाता है, एक के लिए, यानी कोई भी एक वस्तु है, एक वचन है, कुछ भी पास में है तो हम दिस का यूज करते हैं, और कोई भी वस्तु दूर है तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। दोनों ही सिंगुलर हैं यानी एक वचन हैं। तो जब हम बच्चों को सिखाते हैं पढ़ाते हैं तो इस तरह से हम उन्हें बताते हैं कि इसका प्रयोग पास के लिए और दैट का प्रयोग दूर के लिए। ये सेंटेंस दिया हुआ है, दिस इज अ कैट। ये दिस का उच्चारण मैं आपको तब समझा चुकी हूँ, TH के बाद आई आया हुआ है, लेकिन फिर भी इसका उच्चारण दा होता है TH का, यहाँ पे था उच्चारण नहीं है। तो दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। आपको अब जो मीनिंग है उसकी भी आदत डालनी है, तो इंग्लिश में आप परफेक्ट तभी हो पाएंगे। दैट इज अ रैट, तो आपको दैट इज अ रैट का मतलब वह एक चूहा है। बिल्ली यहाँ से पास में दिख रही है और चूहा यहाँ से दूर दिख रहा है, तो हम इशारा करके बोला करते हैं दिस और दैट। इसी कारण से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहलाती हैं। तो ये सब ग्रामर की भाषा है, तो आप थोड़ा थोड़ा जो बात समझा रही हूँ उसको आप थोड़ा सा ध्यान में करते चलें। दिस और दैट दोनों के साथ में ही हमेशा इज का यूज किया जाता है, कभी भी इनके साथ में बहुवचन की क्रियाएं नहीं आती हैं। तो दिस इज अ कैट, दैट इज अ रैट। अब आपको हिंदी में अगर कोई सेंटेंस है, अगर यह एक बिल्ली है, इसको आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो आप दिस इज अ कैट इस तरह से बोलेंगे। वह एक चूहा है तो दैट इज अ रैट। इसी तरह से आप जिस भी वस्तु के लिए कहना चाहें तो आप इस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें। यह एक है, उसके लिए दिस इज आ के बाद हम उस वस्तु का नाम बोलेंगे, और वह एक है उसके लिए हम दैट इज के बाद उस वस्तु का नाम बोलेंगे। जैसे नेक्स्ट है आपका दिस इज अ हैन, दैट इज अ कॉक। यह एक मुर्गी है, दैट इज अ कॉक यानी वह मुर्गा है। COC के उच्चारण का हो रहा है, ये मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ। सी के जब भी इकट्ठे आते हैं तो इसमें सी साइलेंट हो जाता है, और सी के बाद जब भी ओ आता है तो सी का जो उच्चारण है वो का के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉक। ये हैन शब्द हम उसमें फोनिक साउंड में पढ़ चुके हैं ई के। तो दिस इज अ हैन, दैट इज अ कॉक। यह एक मुर्गी है, वह एक मुर्गा है। आप हिंदी का ट्रांसलेशन कर लें कि यह एक मुर्गी है को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस इज अ हैन। वह एक मुर्गा है, दैट इज अ कॉक। अब आगे मैं आपके लिए हिंदी में बोल रही हूँ, यह एक कार है। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यह एक कार है। वह एक बस है, तो इन दोनों की इंग्लिश होगी इस तरह से, दिस इज अ कार, दैट इज अ बस। यहाँ पे
यू का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, इसलिए BUS हम बस पढ़ते हैं। दिस इज अ कार, दैट इज अ बस। फिर आगे यह एक बैट है, वह एक बॉल है। तो दिस इज अ बैट, दैट इज अ बॉल। यह एक बैट है, वह एक बॉल है। यहाँ पे बैट ए का उच्चारण एट के रूप में हो रहा है और ए का उच्चारण यहाँ पे ओ के रूप में हो रहा है। यहाँ पे बैट, यहाँ पे बॉल, ओ, ठीक है। उसी तरह से आगे है दिस इज अ बॉय, दैट इज अ गर्ल। यह एक लड़का है, वह एक लड़की है। तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है। इस तरह से आप इंग्लिश बोलना भी साथ में सीखेंगे। यह एक है, एक के लिए दिस और दैट दोनों का यूज होना है, ये आपको खास बात ध्यान रखनी है। पास के लिए दिस, दैट का प्रयोग दूर के लिए। इसी के मैं थोड़े से सेंटेंस और प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको। दिस इज अ बाइसिकल। बाइसिकल उच्चारण है इसका। आई का उच्चारण यहाँ पे आई के रूप में हो रहा है। मैंने आपको आई के साउंड बताए थे। सी के बाद जब भी बाय आता है तो हम उसका उच्चारण सा करते हैं, और सी के बाद जब कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाता है तो हम उसका उच्चारण का करते हैं। तो यहाँ पे बाइसिकल, दैट इज अ मोटरसाइकिल। यह एक बाइसिकल यानी साइकिल है और वह एक मोटरसाइकिल है। तो आपको जब भी बोलना हो यह एक साइकिल है तो आप उसको बोलेंगे दिस इज अ बाइसिकल। वह एक मोटरसाइकिल है, दूर है कोई भी चीज़, तो उसके लिए आप दैट इज का यूज करेंगे। आगे है दिस इज अ लॉइन। यह एक लॉइन है। ये आपको चित्र दिख रहा है। ये बच्चा इसकी ओर इशारा करके कह रहा है। यहाँ पे पास में है लॉइन के, इसलिए वो दिस का यूज कर रहा है। और दैट इज एन एलिफेंट, उसके लिए वो दूर का इशारा कर रहा है क्योंकि हाथी उससे दूर है। तो यह एक सिंह है, वह एक हाथी है। एलिफेंट, PH का उच्चारण फा होता है, तो यहाँ पे एलिफेंट पढ़ेंगे इसको। और यहाँ पे ये ए और एन का यूज करा गया है। यहाँ पे ए का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट साउंड के लिए करते हैं, और एन का प्रयोग जब भी हमारा आगे वाला शब्द वोवल साउंड में होता है यानी स्वर का उच्चारण होता है तो हम एन का यूज करते हैं। दिस इज अ डॉक्टर। डॉक्टर, यह एक डॉक्टर है। दैट इज अ पेशेंट। अब ये डॉक्टर शब्द सीधा पढ़ते बन रहा है आपको। ओ का उच्चारण यहाँ पे ओ हो रहा है और यहाँ पे आ हो रहा है। डॉक्टर, रा का उच्चारण हम लास्ट में कम करते हैं। डॉक्टर इतना बोलेंगे, डॉक्टर। ओ और यहाँ पे आ उच्चारण है। दैट इज अ पेशेंट, ये उच्चारण का नियम मैंने आपको समझाया है। साइलेंट लेटर से पहले हमने इस तरह के शब्द देखे थे। टी के बाद आई ई आता है तो उसका उच्चारण सा हो जाता है, सा। तो यहाँ पे ये पेशेंट शब्द है, पेटिएंट नहीं पढ़ेंगे हम इसको। मरीज, वह एक मरीज है। दिस इज एन एग। जी के उच्चारण के नियम भी हम पढ़ चुके हैं। डबल जी आती है तो उसका उच्चारण गा होता है, और वैसे भी लास्ट में जी होती है तो भी उच्चारण उसका गा होता है। तो दिस इज एन एग। एन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ई आपका वाउल है तो एन। यह एक अंडा है। एग मीन्स अंडा। दैट इज अ नेस्ट। वह एक घोंसला है। यहाँ पे बात की जा रही है इस चित्र की।
दैट इज एन एग, दिस इज एन एग, हाथ में लिए हुए बच्चा, और दैट इज नेक्स्ट, दूर को इशारा कर रहा है कि वह घोंसला है। नेस्ट मीन्स होता है पक्षी का घोंसला। आगे है आपका दिस इज अ फ्लूट। इस चित्र की बात की जा रही, बच्चा हाथ में बांसुरी लिए हुए है, बांसुरी को हम फ्लूट कहते हैं। यह एक बांसुरी है। दैट इज अ गिटार। अब यहाँ पे गिटार उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे साइलेंट का फिर से लेटर आया हुआ है कि जी के बाद जब भी यू आएगा और यू के बाद कोई और वाउल होगा, कोई दूसरा स्वर होगा, तो जी के बाद यू आपका साइलेंट हो जाता है, अगले स्वर का उच्चारण होता है। तो यहाँ पे इसलिए गिटार पढ़ रहे हैं, यू साइलेंट हो गया। वह एक गिटार है। ये गिटार दिया हुआ है, वाद्य यंत्र का नाम होता है गिटार। तो यह एक बांसुरी है, वह एक गिटार है। दिस इज अ काउ। ये उच्चारण में अपन पढ़ चुके हैं। ओ डब्ल्यू जब होता है लास्ट में तो ओ उच्चारण होता है अधिकतर। यह एक गाय है। दैट इज अ बफलो। बफलो बोलते हैं इसको, बफलो, यू का उच्चारण आ के रूप में। वह एक भैंस है। दिस के लिए जब क्वेश्चन किया जाता है तो आपका क्वेश्चन इस तरह से बनता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए साथ में। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं दिस इज करके, तो हम अगर कभी पूछना चाहें ये क्या है, वो क्या है, तो उसके लिए क्वेश्चन कैसे बनता है। तो दिस इज अ कैट अगर दिया हुआ है, आप उसके लिए क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो क्वेश्चन आपका इस तरह से बनेगा व्हाट से। यहाँ पे एच साइलेंट है आपका, हम व्हाट बोलेंगे, वाट नहीं बोलेंगे। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है। इसमें क्या किया गया, जो वस्तु का नाम है उसको छोड़ दिया गया, क्वेश्चन वर्ड व्हाट, उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब को रखा गया है, और यहाँ पे दिस या दैट जो कुछ भी होगा आपका उस शब्द को रखते हैं। अगर हम ये कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं यह क्या है, तो व्हाट इज दिस। अगर हम पूछना चाहते हैं वह क्या है, तो व्हाट इज दैट। तो व्हाट इज दिस का आंसर होगा दिस इज अ कैट। या आप इसके लिए क्वेश्चन बनाएं तो इस तरह से बनेगा। आगे दिया हुआ है जैसे व्हाट इज दिस, दिस इज अ बॉल। ये बच्चा यहाँ इशारा कर रहा है, तो इनके लिए आपका दिस और दैट का ही यूज होता है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ लेडर। लेडर मीन्स सीढ़ी। ये जो नसैनी दी हुई है, नसैनी को हम लेडर कहते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज अ टेडी बियर। दैट के लिए क्वेश्चन इस तरह से बनेगा व्हाट इज दैट, दैट इज अ फ्रॉक। वह क्या है, वह एक मेढक है। फ्रॉक कहते हैं मेढक को। व्हाट इज दैट, वह क्या है, दैट इज अ डक। यू का उच्चारण यहाँ पे आ के रूप में, सी साइलेंट और के का उच्चारण, तो इसको हम पढ़ेंगे डक। दैट इज अ डक। जब अब आपको रीडिंग की जब प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस आप फुर्ती में पढ़ेंगे, अटक के नहीं पढ़ना है। आप बोलें इसको दैट इज अ डक, तो आपको ऐसे नहीं बोलना है। यहाँ पे इस तरह से इंग्लिश पढ़ते समय ए का जो साउंड है हमको आ के रूप में निकालना रहता है। ए नहीं बोलेंगे और ए भी नहीं बोलेंगे। तो दैट इज अ डक आपको इस तरह से फुर्ती में बोलना है। व्हाट इज दैट, दैट इज अ डक। व्हाट इज दैट, दैट इज द मून। यहाँ पे ए का यूज करा गया था और यहाँ पे दा का यूज करा गया है। ये बातें भी आपको समझते चलना है। दा का यूज प्रकृति में जो भी एक चीज़ होती है उसके लिए हम करते हैं। चंद्रमा एक ही है इसलिए हम दा का प्रयोग हमेशा निश्चित चीज़ के लिए, तो वह चंद्रमा है। फिर आपसे पूछा जाए दैट इज अ काइट, इसके लिए आप क्वेश्चन बताएं। वह एक पतंग है। इसके लिए क्वेश्चन क्या होगा, तो व्हाट इज दैट, वह क्या है।
आपके घर में अगर छोटे बच्चे वगैरह हैं तो आप उनसे दिन भर इस तरह से पुश करके इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे हम समझेंगे दीज और दोज का प्रयोग। दीज दिस का बहुवचन है और दोज आपका दैट का बहुवचन है। दीज और दोज दोनों के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। इन दोनों का ही सेम अर्थ दिस और दैट के रूप में ही निकलता है, लेकिन अगर कोई भी संख्या ज़्यादा है, एक से ज़्यादा संख्या है तो हम दीज का प्रयोग करते हैं, एक से संख्या ज़्यादा है तो हम दोज का प्रयोग करते हैं। यानी पास के लिए दीज का प्रयोग और दूर के लिए दोज का प्रयोग। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, ये पुस्तकें हैं। यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, यहाँ पे किताबों की संख्या आपको ज़्यादा दिख रही है, तो एक से ज़्यादा संख्या अगर है तो हम कहेंगे दीज। और अगर सिर्फ एक बुक होती तो हम कहते दिस इज माई बुक। और दूर है कोई चीज़ तो हम दैट के स्थान पे दोज का प्रयोग करते हैं। तो दोज आर हर बुक्स, वह उसकी किताबें पुस्तकें हैं। यहाँ पे दूर के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। माई यानी मेरा और हर यानी उसका। लेडीज़ के लिए हर का प्रयोग किया जाता है, जेंट्स के लिए हिम का प्रयोग किया जाता है, हर हिज का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से दोनों के लिए अलग शब्द आते हैं। आगे है आपका दीज आर माई क्लोथ्स, ये मेरे कपड़े हैं। यहाँ पे ये संख्या ज़्यादा दिखाई जा रही है आपको, इसलिए दीज का प्रयोग और दोज का। दोज आर हर क्लोथ्स, वे उसके कपड़े हैं, ये मेरे कपड़े हैं। जब बहुवचन शब्द होगा तो ये और वे, इस तरह से मीनिंग निकलता है हिंदी में। अब इनकी भी आप स्पीकिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये कहा जाए आगे कि आपको इसकी हिंदी बताने इंग्लिश बतानी है। ये सब्जियां हैं तो हम कहेंगे इसको दीज आर वेजिटेबल्स। और वे फल हैं तो क्या कहेंगे आप, दोज आर फ्रूट्स। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। दीज आर वेजिटेबल्स, दोज आर फ्रूट्स। नेक्स्ट है आपका दीज आर फ्लावर्स, फूल, ये फूल हैं। दोज आर ट्रीज, वह वृक्ष हैं। दीज आर माई टॉफीज, ये मेरी टॉफियाँ हैं। दोज आर माई चॉकलेट्स, वे मेरी चॉकलेट्स हैं। और जिस तरह से हमने क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिस और दैट के लिए देखे थे, उसी तरह से इसके लिए भी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट आर दीज, ये क्या है। दीज आर रैबिट्स, ये खरगोश हैं। इंग्लिश में जब भी बहुवचन शब्द होता है तो उस नाउन के पीछे हम एस लगा दिया करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पे खरगोशों की संख्या एक से ज़्यादा है। इंग्लिश में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पे इसलिए एस लगा हुआ है। दीज आर रैबिट्स, ये खरगोश हैं। वाट आर दोज, अगर कोई चीज़ दूर है तो उसके लिए हम दोज का यूज करते हैं। तो दोज आर काइट्स, वे क्या हैं, वे पतंगे हैं। यहाँ पे ये दिख रही हैं काइट्स। वाट आर दीज, ये क्या हैं। दीज आर कैंडल्स, ये मोमबत्तियाँ हैं। कैंडल्स पढ़ेंगे इसको। वाट आर दोज, दोज आर स्टार्स, वे क्या हैं, वे स्टार हैं, तारे हैं। तो
इस तरह से जिस तरह से आपने दिस और दैट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, उसी तरह से आप स्पीकिंग में यहाँ पे दीज और दोज के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि एक वस्तु है तो हम दिस या दैट का यूज करते हैं, एक से ज़्यादा है तो हम दीज या दोज का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी सी बातें भी आपको ध्यान रखनी है इंग्लिश पूरी अच्छी तरह से सीखने के लिए। सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलेगा, इंग्लिश की संपूर्ण जानकारी होना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं ये छोटे छोटे से सेंटेंस से आपको सिखाना शुरू कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको इस तरह से सिखाना पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के वीडियो आपको आसानी से मिल सकें।